अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर महविश हेयर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? जी, यस, चलें ठीक है। अच्छा, आपको जो मेरा लास्ट लेक्चर था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने बात की थी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के ऊपर, राइट? तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज आप लोगों ने जाके इसको देखा कि ये क्या है? ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन केस ऑफ कंपोजिट रेस्टोरेशंस, क्योंकि जब भी हम कंपोजिट रेस्टोरेशंस करते हैं पेशेंट के, तो जो हमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ड्यू टू पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ऑफ कंपोजिट रेजिन्स है, जिसकी वजह से अ गैप इज़ क्रिएटेड। इफ़ वी कैन सी इन दिस स्लाइड, a gap is created between the tooth and the filling material. So this gap जो है ये इसकी वजह से माइक्रो लीकेज होगी, इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया होगा और अल्टीमेटली जो आपकी फिलिंग है वो डिटैच हो जाएगी टूथ से, ठीक है? तो ये ड्यूरेबल नहीं रहेगी। तो हमने पढ़ा कि ये किस किस वजह से होती है और कौन से टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स हैं, कौन से मोनोमर्स हैं जिसमें ये ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, राइट? तो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं कि अगर हम फिलर कंटेंट को यस 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 ओके, आई गॉट इट कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, हमने फैक्टर्स देखा कि ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? उसमें हमने सी फैक्टर पढ़ा। सी फैक्टर आपने जाके देखा कि रेशियो ऑफ बॉन्डेड सर्फेसेज टू अनबॉन्डेड सर्फेसेज कंट्रोलिंग। अच्छा, अब बड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिए बीइंग अ डेंटिस्ट आप इसको कंट्रोल भी तो कर सकते हैं किसी हद तक, ठीक है? आप अपनी जो है आप टेक्निक्स कुछ ऐसी अडेप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जब आप जाओगे क्लिनिक्स में तो आप देखोगे, आपको बताया जाएगा कि आपने जिस तरह अमेलगम को फिल कर आपने किया, आपने उसको उसका डिफरेंट तरीका था। जब आपको कंपोजिट किट दी जाएगी तो आपने उसको स्मॉल इंक्रीमेंट्स में टूथ कैविटी के अंदर रखना है, फिर उसको लाइट क्योर करना है, फिर दूसरा इंक्रीमेंट लेना है, फिर उसको लाइट क्योर करना है। यानी कि इफ़ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, आपको अगर ये नज़र आ रहा है, तो ये फर्स्ट इंक्रीमेंट था, ये सेकंड इंक्रीमेंट था, ये दूसरा और ये चौथा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटल लाइट क्योर। इसकी वजह से क्या होगा कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज में कमी आ जाएगी। सेकंड टेक्निक इज टू क्योर द मटेरियल इन इंक्रीमेंट्स एंड इट इज बिलीव दैट इट विल रिजल्ट इन पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज टुवर्ड रादर देन अवे फ्रॉम द कैविटी वॉल्स। इस तरीके से ये कहा ये जाता है कि जो ये अगर आप एरो की डायरेक्शन देख रहे हो तो कहा यह जाता है कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इंक्रीमेंट में भी होती है, लेकिन इट इज़ टुवर्ड्स द कैविटी वॉल्स। अगर वो कैविटी वॉल्स की तरफ होगी तो हमारा गैप क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? उसकी डायरेक्शन अगर ऑटोमेटिकली आप देखें, टेक्निकली आप इसको देखें, तो अगर इसकी डायरेक्शन कैविटी वॉल्स की तरफ है तो गैप तो क्रिएट नहीं होगा, बल्कि वो उसके साथ मोर टाइटली कांटेक्ट होगा, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हाउ टू कंट्रोल द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, अगर आप उसको टेक्निकल, आप अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यू कैन डू द फिलिंग इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स टू अवॉइड द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक हो गया। or soft start or step curing, in which the light activated material is subjected to a short exposure or lower power exposure of activating radiation, followed by a short delay and then a longer or high power exposure to complete curing. आप उसको step wise cure करोगे, इससे भी आपकी polymerization shrinkage जो है वो control होगी. Purpose is to reduce polymerization stress by inducing the composite to flow in the gel state during the first application. होता ही है कि अगर आप उसको थोड़ा सा गैप दोगे ना, तो कंपोजिट को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा वो सॉफ्टन स्टेट में। अगर आप उसको मतलब पूरी तरह से क्योर नहीं करते फर्स्ट स्टेप में,
तो उसमें उसकी फ्लो की वजह से उसमें स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा, वो थोड़ा सा मूव कर सकेगा, ठीक है। अगर वो मूव कर सकेगा तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब जब उसने थोड़ा सा मूव कर लिया तो फिर आपने दूसरी दूसरी क्योरिंग की उसको हार्डन करने के लिए, उसको कंप्लीट हार्ड करने के लिए। फर्स्ट जो आपने क्योरिंग की, क्योरिंग इज कि आपने उसको जो लाइट उसके ऊपर अप्लाई की, उसमें उस वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ और वो उन डायरेक्शंस में मूव कर गया जिस डायरेक्शंस में उसे मूव करना था, लिहाजा उसमें स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हुए। और फिर आपने उसको सेकंड क्योरिंग की, ठीक है। इसको आप कहते हैं सॉफ्ट स्टार्ट और स्टेप क्योरिंग। रैम क्योर, लाइट इज इनिशियली अप्लाइड एट लो इंटेंसिटी। अगर रैम क्योर क्या है कि आप लाइट को स्टार्ट में लो इंटेंसिटी का रखेंगे एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज ओवर टाइम टू, और ये भी इसका भी सेम फिनोमिना है कि दिस अलाउज द कंपोजिट टू क्योर स्लोली देयर बाय रिड्यूसिंग इनिशियल स्ट्रेस बिकॉज द कंपोजिट कैन फ्लो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, कंपोजिट फ्लो कर सकेगा। अच्छा, हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग द इफेक्टिव फिलर लोडिंग, यानी कि अगर आप मोनोमर्स की रेशो से फिलर कंटेंट को ज़्यादा कर दोगे तो ज़ाहिर बात है जितनी पॉलीमराइजेशन कम होगी उतनी पॉलीमराइजेशन लीकेज भी कम होगी, क्योंकि उसमें फिलर का जो पार्ट है वो ज़्यादा आ गया। लेकिन हम फिलर्स को भी एक हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा फिलर इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हमने उसकी कंसिस्टेंसी को भी क्योर मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो है वो बढ़ाना है उसकी मिकदार को, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ आपको डॉक्टर मेहरीन ने बताया होगा इसकी जो है, इसका मतलब वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ये तो था हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, ठीक है। आज जो मैं ये था लास्ट, अब मुझे क्लास थोड़ा-सा आप ये बताइएगा कि आपको जो है ये जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज था या डिग्री ऑफ क्योर मैंने आपको बताया था कि कितनी डिग्री, कितने मोनोमर्स चेंज हो गए पॉलीमर्स में, ये समझ आया है। तो मैं नेक्स्ट अपने जो मेरा आज का टॉपिक है उस पे मूव करूं। मुझे आप बताएं कि आपको पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का फिनोमिना, उसको कंट्रोल करने के मेथड सब कुछ समझ में आया है। तो मैं फिर आज के टॉपिक पे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आज हमने ना अपने कंपोजिट को कोशिश करना है कि हम इसको ख़त्म करें। कंपोजिट इज़ वेरी लेंथी चैप्टर और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे जब इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने क्लिनिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि कंपोजिट रेस्टोरेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। व्हाई? बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक अपीयरेंस, ठीक है। एस्थेटिक मीन्स यानी कि टूथ कलर्ड अपीयरेंस, और इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट्स व्हाई वी यूज़ देम इन क्लिनिक्स। अच्छा, आपने अगर हम, अच्छा जी, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब हम कंपोजिट की तरफ आते हैं। कंपोजिट रेजिन्स, डॉक्टर मेहरीन ने आपको इसका ये लेक्चर करवाया, इसमें डेफिनेशंस थी। अच्छा, आज टुडे माय टॉपिक इज़, जैसा आपने टाइम टेबल पे देखा होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिट रेजिन्स, ठीक है, कि कंपोजिट रेजिन्स को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप बोलोगे वी कैन यूज़ देम एज फिलिंग मटेरियल्स, राइट। ये तो हम मतलब इसको पढ़ के भी आए हैं कि हम इसे एज ए फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। और मतलब इसके अलावा भी हम देखना चाहेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसकी अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेशंस यानी फिलिंग्स, इसको कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिट रेजिन्स। अच्छा, क्लिनिकल एप्लीकेशंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी एक क्लासिफिकेशन जो है वो बताना चाहती हूँ। इस पे जो है, अगर आप लोगों के पास फ़िलिप्स इस टाइम मौजूद है तो आप उसका पेज नंबर 279 निकालें। फ़िलिप्स का पेज नंबर 279, पेज नंबर 279 निकालें फ़िलिप्स का। तो आप इसमें देखेंगे क्लास आपने निकाल लिया, पेज नंबर 279 फ़िलिप्स साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स।
तो उसमें आप देखेंगे टेबल 13.1, ठीक है, 13.1 टेबल देखें, इसको आप मार्क कर लें, टिक कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन बेस्ड कंपोजिट्स एंड इंडिकेशन फॉर यूज। ये बड़ा मतलब इस कॉम्पैक्ट सा टेबल है, इसके अंदर पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद करना है। और उस क्लासिफिकेशन के आगे उसका बताया हुआ है कि पार्टिकल साइज कितना होगा उसमें फिलर्स का, क्योंकि मोस्टली जो हम कंपोजिट्स को क्लासीफाई करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज करते हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकल साइज की वजह से उसमें कुछ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की चेंजिंग आती है और फिर उसका वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आपने ये टेबल को टिक कर लें, टेबल 13.1, और इसको आपने याद करना है, ठीक है। ये पूरा आपको पार्टिकल साइज और इंडिकेशन उसकी बताएगा। ठीक हो गया, आप इसको टिक कर लें। और जो हमने आपको इसकी क्लासिफिकेशन करवाई थी उसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। देखिए, बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल्स, ठीक है, कन्वेंशनल, माइक्रोफिल्ड और हाइब्रिड में हम इसको करते हैं क्लासीफाई, ये आपको डॉक्टर मेरीन ने बताया। और अगर हम उसको क्योरिंग मैकेनिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ क्योरिंग मैकेनिज्म देखें तो केमिकली एक्टिवेटेड है और लाइट क्योर्ड है, ठीक है। केमिकली में मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें लाइट का सोर्स नहीं चाहिए होता, और फोटो क्योर्ड या लाइट क्योर्ड उसमें क्योरिंग मैकेनिज्म में हमें यूवी लाइट या विजिबल लाइट चाहिए होती है, ठीक है। केमिकल एक्टिवेटेड में अब क्वेश्चन ये आता है जहन में कि अगर वो केमिकली एक्टिवेटेड है तो वो पोलीमराइज्ड कैसे होगा, तो उसमें कुछ ऐसे इनिशिएटर्स और एक्टिवेटर्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो क्योर्ड होता है, ठीक है। और लाइट में हमें जो है, हम लाइट सोर्स जब तक नहीं लगाते तब तक वो पोलीमराइज नहीं होता, ठीक है। फिर ये डिफरेंस था लाइट क्योर्ड और केमिकल क्योर्ड का, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स बेस्ड ऑन फिलर्स, मैंने आपको जैसे पेज नंबर 279 में बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ हम फिलर पार्टिकल्स जो है इसको मोस्टली क्लासीफाई करते हैं, और आपने ये वहीं से फिलिप्स के टेबल 13.1 से इसको याद करना है। और बेसिकली हम इसको मैक्रोफिल्ड में, माइक्रोफिल्ड में, हाइब्रिड में, और जो रिसेंट आजकल जो नैनो कंपोजिट्स यूज हो रहे हैं उसमें क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फिर आगे हमें बताया हुआ है कि मैक्रोफिल्ड कंपोजिट्स में जो है उसका साइज कितना होता है पार्टिकल का, और वो कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज इन स्ट्रेस बीरिंग एरियाज, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। ये आपको डॉक्टर मेहरीन ने करवाया है, मेरा ख्याल है मुझे इसको करवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं। अभी हम अपने जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो टुडे माय टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिट रेजिन्स। अच्छा, फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये हो गई, हमने पढ़ लिया कि ये एज ए डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज होता है क्लास 1 कैविटी में। अच्छा, आपको ये कैविटीज का डिफरेंस पता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5? हैव यू एनी आइडिया अबाउट दीज क्लासिफिकेशन ऑफ कैविटीज? चलें, ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ऑपरेटिव में की है, राइट, ठीक हो गया। तो अब कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस जो है वो हम क्लास 1 कैविटीज़ में भी यूज़ करते हैं, क्लास 2 में भी यूज़ करते हैं, 3, 4 एंड 5, राइट। और ये तो हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ लिया कि हम इसको फिलिंग। अच्छा, दूसरा पॉइंट पे आप आए, प्रिवेंटिव रेस्टोरेशंस। ओके तहरीम, मैंने पढ़ लिया। अच्छा, प्रिवेंटिव रेस्टोरेशंस, पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स, ठीक है, इसको भी आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट आर पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स, होते क्या हैं। अब आप फिलिंग्स को एक साइड पे कर दें, अब हम इसकी अदर एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम एज ए पिट एंड फिशर सीलेंट्स यूज़ करते हैं, इसको हम एज ए ल्यूटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ल्यूटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। इसको हम एज ए कोर बिल्डअप मटेरियल यूज़ करते हैं। इसको कोर बिल्डअप भी मैं आपको अब डिटेल में इंशाल्लाह बताती हूँ। अभी हम इसकी लिस्ट देख लें कि हम इसको हम इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे इनलेस एंड ऑनलेस, राइट। इसको हम रिपेयरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई भी फिलिंग को अगर हमने रिपेयर करना है, वो दरमियान से टूट गया है, तो उसको हम रिपेयरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम ये एक एक पॉइंट को लेंगे और इसको ज़रा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके एंड पे आ जाए लेक्चर के। आपने इसको इन्यूमरेट करना है कि हम इसको जो है कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डिस्पाइट
the as a restorative material. Applications of composites. प्रिवेंटिव मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप देखें प्रिवेंटिव मटेरियल्स फिश यानी कि इसको किसी भी केरी से बचाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए पिट एंड फिशर सीलेंट्स। अच्छा, अब आप ना ज़रा इसको गौर से सुनिएगा कि पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। कंपोजिट को फिलिंग के लिए तो यूज़ कर लिया, अब कुछ डेंटिस्ट क्या करते हैं, क्लिनिशियंस क्या करते हैं कि इसको पिट एंड फिशर सीलेंट्स के ऊपर लगा देते हैं ताकि केरीज ना हो। These are used to prevent caries in the susceptible pit and fissure areas of posterior teeth, particularly in the child patient. अगर आप देखें जो टूथ के ऊपर जो पिट्स और फिशर्स होते हैं, आपने इसकी एनाटमी पढ़ी है, उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक सी स्टेनिंग हो जाती है कई दफ़ा, ठीक है। उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे से स्पॉट्स होंगे, आप उसके ऊपर डेंटल प्रोब लगाओगे तो उसमें वो जो है जिस तरह एक जो केरीज होती है उसके अंदर आपका जो प्रोब है वो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ जो है कैविटीज़, कुछ आप कह लें पिट्स और फिशर्स ऐसे होते हैं, वो थोड़े से डीपन हो जाते हैं, लेकिन वो कैविटी नहीं होती, वो केरीज नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा डीप हो जाते हैं। उस पे आप कह लें कि केरीज प्रोसेस जो है उस कह लें कि वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे होता है, कि उस केस में आप उसको उसमें फिलिंग नहीं करते, क्योंकि वो बहुत माइनर सा पिट पे आप कह लें उसकी जो दांत की पिट और फिशर पे हल्की सी केरीज की स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है ब्लैक से कलर की। मैं अगर मेरे पास पिक्चर है तो मैं वो आपको शो करती हूँ, आप इसे बुक्स पे देखिएगा जाके। हल्की सी स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस सूरत में हमें चाहिए कि हम वहाँ पे बजाय कि उसको पूरा उसको डिग करें और उसकी कैविटी बनाएं, नो, हम उसको थोड़ा सा उसको ग्राइंड करके उसको प्रिपेयर करके तो वहाँ पे कंपोजिट की बारीक सी लेयर लगा देते हैं, ताकि क्योंकि वो जो एरिया है पिट और फिशर सीलेंट्स का, पिट एंड फिशर्स का, जो थोड़ा सा डीपन हो जाता है दांत के अंदर, उसके अंदर वो ससेप्टेबल टू केरीज हो जाता है। अगर हम उसकी डीपनेस को कम नहीं करेंगे तो वहाँ पे खाना, फूड इन्फेक्शन होगी, चीज़ें जो है वहाँ पे फंसेंगी, फिर वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, खाना फंसेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी और अल्टीमेटली वो केरीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको केरीज से प्रिवेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रिवेंटिव मटेरियल्स, टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ दैट डीपन पिट एंड फिशर सीलेंट्स इनटू केरीज, वी अप्लाई द thin layer of composite on that deepen pit and fissure to avoid caries, to avoid the progression of caries, right? तो अगर हम इसको पढ़ें कि these are used to prevent caries in the susceptible pit and fissure areas of posterior teeth, particularly in the child patient, ठीक है। Objective is for the resin to penetrate into the pit and fissure areas and polymerize and seal these areas against debris. अगर हम उस पर बारीक सी लेयर लगा देंगे कंपोजिट की तो क्या हो जाएगा, वो एरिया सील हो जाएगा और वहाँ पे फूड की इन्फेक्शन नहीं होगी, और दैट डीपन पिट will not change into caries, ठीक है। Resins used for this purpose are based on resins which are of relatively low viscosity. और आप यहाँ पे जो composite resins use करोगे, they should be in low viscosity so that they can easily flow in that pits and fissure areas of the tooth, ठीक है। उसमें आपको BIS-GM में भी आप यूज करते हो, polyurethanes भी यूज करते हैं, these are all the composite monomers, right? cyanoacrylates भी यूज करते हो। अच्छा, आप मैं आपको ये इसलिए मैंने स्लाइड पे इतना डिटेल में नहीं लिखा कि आप लोग मेरी बात को सुने बजाय कि आप उसको पढ़ें, ठीक है। जब आपको ये अंडरस्टैंड कर लो कि आप जाके बुक्स में सब लिखा हुआ है कि पिट्स एंड फिशर्स क्या होते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है, शाहीना में भी है और फिलिप्स में भी है, आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये हमने पढ़ लिया कि हम कौन से कंपोजिट्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसका प्रोसीजर थोड़ा सा आप देख लें। द टूथ इज फर्स्ट कंडीशन विद एसिड एच टेक्निक। सबसे पहले आप टूथ को के ऊपर जो पिट और फिशर एरियाज पे एसिड एचिंग करोगे, एसिड एचिंग करने के बाद उसको जो है क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाओगे, फिर उसके ऊपर जो है वो लाइट क्योर करोगे बॉन्डिंग एजेंट, उसके बाद उसके ऊपर आप कंपोजिट फ्लो करवाओगे और फिर उसकी लाइट क्योर करोगे, ठीक है। ये आप प्रोसीजर बॉन्डिंग, जब आपका चैप्टर शुरू होगा ना एडिशन एंड बॉन्डिंग, उसमें आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे इतना याद रखें कि पिट एंड फिशर सीलेंट्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप उन पिट एंड फिशर पे अगर कोई स्टेनिंग है तो उसको प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद उस पर आप एसिड एजेंट लगाते हैं, एसिड एजेंट को वॉश करके उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं, और बॉन्डिंग एजेंट के बाद आप वो
जो रेजिन है, कंपोजिट रेजिन है, उसको लगा देते हैं, तो दैट विल सील दैट द पिट्स एंड फिशर्स, और वो प्रिवेंट करेंगे केरीज की प्रोग्रेशन को। यहाँ तक आपको पिट एंड फिशर्स का बेसिक मकसद समझ आया कि हमने इसे क्यों किया। ऐसी कैविटीज जो इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, जहाँ पे हमें बहुत बड़ी कैविटी बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट है केरीज का, वहाँ पे हम पिट एंड फिशर सीलेंट को अप्लाई करते हैं, ताकि वो मजीद जो है केरीज आगे मत बढ़े, वो वहीं पे स्टॉप हो जाए, सील हो जाए। आपको समझ आ गया? तो हमने कंपोजिट को फिलिंग के लिए यूज किया, दूसरा हमने कंपोजिट को एज ए प्रिवेंटिव मटेरियल यूज किया। ठीक है, आपको समझ आ गया प्रिवेंटिव मटेरियल्स क्या होते हैं? क्लास आपको समझ आया प्रिवेंटिव? तो मैं अब उसकी तीसरी एप्लीकेशंस की तरफ मूव करूं। ठीक हो गया, यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ रेस्ट। अच्छा, ये दूसरा हो गया। तीसरा इसकी एप्लीकेशन है यूज्ड फॉर, ओके, यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ रेस्टोरेशंस। इन रिपेयरिंग अमेलगम, कोई भी फिलिंग अमेलगम हो, कॉम्पोजिट इटसेल्फ हो, या कोई क्राउन मार्जिन हो, उनकी रिपेयरिंग के लिए हम कॉम्पोजिट को वहाँ पे लगा देते हैं। ये मतलब बजाय कि पूरी फिलिंग को हम चेंज करें, वहाँ पे हम रिपेयरिंग के, और रिपेयरिंग पोर्सिलीन, पोर्सिलीन को भी रिपेयर करने के लिए ये यूज हो सकता है, पोर्सिलीन के क्राउन्स को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो दे कैन यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ फिलिंग्स। अच्छा, कॉम्पोजिट फिलिंग, अगर एक पुरानी आपके पास पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी ये फिलिंग आपने की थी कोई 5 साल पहले, या फॉर एग्जांपल 6 साल 10 साल पहले, तो अब ये थोड़ी सी इसके दरमियान ना क्रैक आ गया, ब्रेक, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप उसकी रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बजाय कि आप पूरी फिलिंग को चेंज करें, अगर वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। आपको उसको आप उसको क्लिनिकली देखते हो, तो आप उसको उसके ऊपर नया कंपोजिट लगा के उसको रिपेयर कर सकते हैं। कंपोजिट्स में बी रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग न्यू मटेरियल ओवर द ओल्ड कंपोजिट। ठीक है, ये किया जा सकता है। दिस इज अ यूजफुल प्रोसीजर फॉर करेक्टिंग डिफेक्ट्स और ऑल्टरिंग कंटूर्स ऑन existing restorations. The procedures of adding material differ depending on whether the restoration is freshly polymerized or whether it is an older restoration. ये डिपेंड करता है प्रोसीजर कि वो आपने बहुत पहले की फिलिंग की हुई है या कुछ दिन पहले की हुई है। ये डिपेंड करता है कि आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंपोजिट रेस्टोरेशंस पे रिपेयर कर रहे हो या पुरानी पे कर रहे हो। अगर वो जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो उसके ऊपर जो है कंपोजिट लगाना आसान होता है। अगर वो पुरानी है, तो हमें थोड़ा सा प्रोसीजर को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा से एसिड एचिंग और वो सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक हो गया, तो तीसरी इसकी एप्लीकेशन होगी यूज फॉर रिपेयर ऑफ रेस्टोरेशंस। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी? एज ए फिलिंग मटेरियल इन क्लास 1 2 3 4 5 कैविटी। सेकंड हमने एप्लीकेशन पढ़ी एज ए प्रिवेंटिव मटेरियल। थर्ड हमने एप्लीकेशन पढ़ी यूज फॉर रिपेयर ऑफ रेस्टोरेशंस। ठीक है, या आपने जाके इसको, अच्छा जी, अब जो एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो एज ए विनेयर मटेरियल्स है। विनेयर, ठीक है, विनेयर होता है कि हम एक पतला सा पूरा क्राउन बनाने की बजाय कोई भी दांत के ऊपर, उसके ऊपर एक बिल्कुल उसकी फेसिंग साइड पे, जो सामने वाली साइड है, उस पे हम एक विनेयर बना देते हैं और उसको वहां जाके अटैच कर देते हैं। विनेयर्स मैं आपको बताती हूँ, कॉम्पोजिट विनेयर्स। विनेयर्स बहुत डिफरेंट तरह के मटेरियल्स के होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कॉम्पोजिट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कॉम्पोजिट की चूंकि बात करें एप्लीकेशन की, तो हम कॉम्पोजिट विनेयर्स को देखेंगे। होता क्या है कि लेयर ऑफ कंपोजिट रेजिन, विनेयर्स की अब आप डेफिनेशंस देखें कि ये होती क्या है। लेयर ऑफ कंपोजिट रेजिन इज प्लेस्ड ओवर द लेबियल सरफेस ऑफ इंटीरियर टीथ विच हैव सरफेस एनेमल डिफेक्ट ड्यू टू फ्लोरोसिस और हाइपोप्लास्टिक एनेमल। आप देखेंगे कि कुछ जब आप लोगों को देखते हैं, तो उनके इंटीरियर दांतों में कोई गैप होगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, या उनका दांत थोड़े से येलोइश टिंट दे रहे होंगे, उसको कहते हैं कि उसको टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग उसमें होगी, किसी किस्म की स्टेनिंग है, या वो थोड़े से छोटे हैं देखने में, या उनके दरमियान गैप है, इंटीरियर की मैं बात कर रही हूँ। तो उस सूरत में वो पेशेंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे अपनी स्माइल नहीं पसंद, मेरे दांत छोटे हैं, मेरे दांतों के दरमियान गैप है, या मेरे ये सामने वाले दांतों में स्टेनिंग है। तो उस सूरत में आप बजाय कि उसकी पूरा उसके दांतों पे क्राउन करने के बजाय, आप उसके इंटीरियर पे ये देखें विनेयरिंग की हुई है, आप कंपोजिट के विनेयर्स बना सकते हो। ठीक है, आप उसकी सिर्फ फेसिंग सरफेस जो हमें नजर आ रही है, उसके ऊपर कंपोजिट की लेयर लगा देते हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट विनेयर्स। ठीक है,
देखें लेयर ऑफ ये पेशेंट था, इसके दांत के दरमियान डायस्टीमा था और थोड़े से अजीब किस्म की दांतों की एनाटमी थी। उसके ऊपर आपने कंपोजिट की लेयर लगाती तो देखिए उसकी एस्थेटिक कितनी इंप्रूव होगी। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट लेयर्स। तो चौथी हमने इसकी एप्लीकेशन क्या पढ़ी कि कंपोजिट्स कैन बी यूज्ड एज विनेयर्स, राइट? तो layer of composite resin is placed over the labial surface of anterior teeth which have surface enamel defect। या तो फ्लोरोसिस हो सकती है या एनेमल छोटा हो सकता है या उसके दरमियान गैप्स हो सकते हैं। और इसमें आप इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसमें आप क्या करते हो कि एनेमल सरफेस से रफ एंड कैन बी रिड्यूस्ड। अच्छा, आप जब कंपोजिट की एप्लीकेशन पढ़ोगे ना तो कंपोजिट ऐसा नहीं है कि जैसे डायरेक्ट आप जैसे एमेल्गम को लगा देते हो। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको एडिशन एंड बॉन्डिंग का चैप्टर जो है उसमें हम बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रफ सा थोड़ा सा आप सिर्फ इसको याद रखें कि कंपोजिट फिलिंग लगाने से पहले हमें दांत के ऊपर एसिड एचिंग करनी पड़ती है। एक माइल्ड सा एसिड लगाना पड़ता है, उसको कुछ सेकंड्स के लिए हम लगाते हैं, फिर हम उसको वॉश कर देते हैं। वॉश करके हम उसके ऊपर एक बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं। दैट बॉन्डिंग एजेंट बॉन्ड कंपोजिट विद द टूथ। वो बॉन्डिंग एजेंट लगा दिया, फिर आपने उसके ऊपर फिर कंपोजिट लगाना है, ठीक है? तो तीसरे एप्लीकेशन में कंपोजिट लगाएगा। इसी तरह वो फिलिंग में हमने किया। अब कंपोजिट विनेयर्स के लिए भी वो कहते हैं कि सबसे पहले हम एसिड एचिंग करते हैं, यानी कि ये अगर पेशेंट आपको इस कंडीशन में आया, आपने उसके ऊपर एसिड एचिंग की, फिर आपने उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाया, फिर आपने उसके ऊपर कंपोजिट की लेयर लगाई, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको एसिड एचिंग करते हैं और उसके बाद इट इज़ वॉश, द सरफेस इज ट्रीटेड विद फॉस्फेरिक एसिड। यूजली 60 सेकंड एप्लीकेशन इज यूज्ड, हाउएवर 15 सेकंड एप्लीकेशन भी अप्लाई की जा सकती है। एसिड एचिंग से क्या होता है कि पोर्स क्रिएट हो जाते हैं दांत के ऊपर, और वो पोर्स फिर क्या करते हैं कि कंपोजिट उन पोर्स के अंदर फ्लो करता है और मैकेनिकल अटैचमेंट हो जाती है। कंपोजिट मैकेनिकली अटैचेस विद द टूथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसिड एजेंट। तो सेम इज द केस विद कंपोजिट विनेयर्स। तो आपको ये समझ आया कि कंपोजिट विनेयर्स की इंडिकेशन क्या थी और हमने उसको किस तरह अप्लाई किया। अब आपने जाके अपनी बुक खोलनी है और इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ना है, अब आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। और इसके विनेयर्स में भी आप लो विस्कोसिटी रेजिन को फ्लो करवाते हो इनटू द माइक्रोपोर्स और देन इट इज क्योर्ड। दिस पेनिट्रेटिंग रेजिन इज पोलिमराइज्ड इन द एरिया एंड प्रोड्यूसेस रेजिन टैग्स। मैकेनिकल बॉन्ड बिटवीन रेजिन एंड टूथ एनेमल अकर्स। ठीक हो गया? तो हमने क्या पढ़ा कि हम कंपोजिट को एज ए विनेयर। आप अब मुझे बताएं कि अब आगे मूव करें हम, विनेयर्स का आपको समझ आ गया? अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब मैंने पांचवा इसका आपको पॉइंट बताना था, दे कैन यूज एज ल्यूटिंग एजेंट। ल्यूटिंग एजेंट क्या होता है कि कोई भी रेस्टोरेशन को आपने जोड़ना है ना, तो आप उसके लिए कंपोजिट को यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन सीमेंट्स हैं, लेकिन आप कंपोजिट को फॉर पोर्सिलिन रेस्टोरेशंस, पोर्सिलिन के जो क्राउन है, आप उसको अटैच करने के लिए कंपोजिट को एज ए ल्यूटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। फॉर सिरामिक इनलेस, इनलेस जो है वो आपने बनाए हैं, ऑनलेस बनाए हैं। विनेयर्स को अटैच करने के लिए आप कंपोजिट यूज़ कर सकते हो। ब्रिजेस को अटैच करने के लिए, विनेयर मटेरियल्स को अटैच करने के लिए, तो कंपोजिट कैन बी यूज एज ए ल्यूटिंग एजेंट, राइट? रिपेयर भी हो गया, विनेयर्स भी हो गया, फिलिंग्स भी हो गया, पिट एंड फिशर सीलेंट्स भी हो गया, ठीक है? अभी एक और इसमें हम रेजिन इनलेस, ठीक हो गया। ल्यूटिंग एजेंट भी आपने समझ लिया। अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड रेजिन इनले सिस्टम, इनलेस एंड ऑनले सिस्टम। अच्छा जी। आप देखिए, हम कहते तो हैं कि हम कंपोजिट को पोस्टीरियर रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। एक तो पोस्टीरियर एप्लीकेशन में जब आप करते हो तो आप देखो कि पीछे वाले दांतों में ना बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा च्युइंग पीछे वाले दांतों में, तो हमें वहाँ पे हाईली पॉलीमराइज्ड बड़ा हाई स्ट्रेंथ मटेरियल चाहिए होता है। तो जब हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं ना कंपोजिट की, जैसे मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसकी कैविटी बनाई दांत में और मैंने डायरेक्ट उसके अंदर कंपोजिट अप्लाई कर दिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी होंगी, कुछ मेरी टेक्निक सेंसिटिविटी आ जाएगी बीच में, कुछ पोलीमराइजेशन नहीं पेशेंट के मुंह में इतनी बेस्ट होगी। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि introduction of composite inlay has been made that are more completely polymerized outside oral cavity and then luted onto the tooth with a compatible resin system। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम
उस कंपोजिट फिलिंग को ओरल कैविटी यानी पेशेंट के मुंह के बाहर जाके उसको अच्छी तरह से पॉलीमराइज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं और फिर उसको जाके पेशेंट के मुंह में उसको अटैच कर देते हैं। इससे हमारे पास ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज अटेन हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता, अगर हम इसको मतलब पढ़ें तो हम देखें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद डायरेक्ट एप्लीकेशन, कि अगर मेरे पास पेशेंट आया है तो जो मैं बजाय कि डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ कॉम्पोजिट की, उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। वियर एंड टीयर हो सकता है, हाई स्ट्रेस एरियाज जो है वो होते हैं जिसकी वजह से फिलिंग डैमेज हो सकती है, पोलीमराइजेशन श्रिंकेज ज़्यादा हो सकती है, टेक्निक सेंसिटिविटी आ सकती है, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ प्रेडिक्टेबल बॉन्ड टू डेंटीन हो सकता है, ठीक है। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट इनले इनलेस आर इंट्रोड्यूस्ड विच हैज़ मेड पॉसिबल दैट कि हम उसको कम्प्लीटली पॉलीमराइज करें दांत के बाहर अच्छी तरह से, उसको स्ट्रॉन्ग फिलिंग बना के, तो तब हम उसको दांत के अंदर जो है इंसर्ट कर दें। अब आप ये देख सकते हैं, ये मॉडल है, इसके ऊपर ये हमने इनलेस बनाया है, ये ऑनलेस है। इनलेस होता है दांत के अंदर, ऑनलेस जो दांत के बाहर भी जा रही हो फिलिंग। ये कॉम्पोजिट के हमने बनाए हुए हैं, रेजिन के बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें ना अब दो तरह के इनले सिस्टम है, एक डायरेक्ट इनले सिस्टम है और एक इनडायरेक्ट टेक्निक है, ठीक है। डायरेक्ट इनले सिस्टम में क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आया, आपने कैविटी बना दी, ठीक है, अप्लाई सेपरेटिंग मीडियम, उस कैविटी में आपने एक सेपरेटिंग मीडियम लगा दिया और रेस्टोरेटिव रेजिन रेस्टोरेशन इज फॉर्म्ड एंड लाइट क्योर्ड। जैसे आप डायरेक्ट टेक्निक में आप के पास पेशेंट आया, आपने फिलिंग कर दी, लेकिन उस सूरत में आप अगर आपने इनले बनाना है ना, आपने उसको दांत के बाहर जाके उसको पॉलीमराइज करना है, तो आप एक सेपरेटिंग मीडियम लगा दोगे ताकि वो फिलिंग जो है दांत से सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने पेशेंट आया आपके पास और आपने सोचा कि मैं इसका डायरेक्ट इनले सिस्टम बनाता हूँ, मैं इसकी कैविटी बनाऊंगा, उसके अंदर जो है सेपरेटिंग मीडिया लगा दिया। सेपरेटिंग मीडिया लगाने के बाद आपने कंपोजिट की फिलिंग की और उस कंपोजिट की फिलिंग को फिर आपने निकाल लिया, ठीक है। रेस्टोरेटिव रेजिन रेस्टोरेशन फॉर्म्ड एंड लाइट क्योर, देन इट इज रिमूव फ्रॉम द प्रेपरेशन, निकाल के आप बाहर ले गए। द रेस्टोरेशन इज एडिशनली लाइट क्योर फॉर 6 मिनट, उसको 6 मिनट के लिए आपने और हीट किया, उसको और लाइट क्योर किया ताकि अच्छी तरह वो पॉलीमराइज हो जाए। जितना ज्यादा वो पॉलीमराइज होगा उतनी ही उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम होगी, ठीक है। जितना आप उसको अच्छी तरह उसको क्योर करोगे या उसको हीट करोगे 100 डिग्री सी पे 7 मिनट्स तक, जब वो हो जाएगा फिर आप उसको दोबारा एनिमल वॉल ऑफ कैविटी प्रेपरेशन इज एच्ड विद, अब आपने उसको दांत के साथ अटैच भी तो करना है। अब आप क्या करोगे, पेशेंट की कैविटी को एसिड एचिंग करोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसिड एचिंग करने से पोर्स क्रिएट हो जाते हैं दांत के अंदर, और वो फिर क्या होता है कि सीमेंट जो है उसके साथ मैकेनिकल बॉन्ड बना देता है, उसके अंदर फ्लो कर जाता है उन पोर्स के अंदर, और एक ना मैकेनिकल बॉन्ड, एक सख्त से उसके साथ बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो आप क्या करते हो कि आपने वो इनले तो बना लिया पेशेंट के मुंह में डाल के और सेपरेटिंग मीडिया लगा के, अब आपने उसको दोबारा अटैच करना है, तो आपने एनेमल वॉल ऑफ कैविटी प्रेपरेशन इज एच्ड विद 37% फास्फोरिक एसिड, इनले इज सीमेंटेड विद ड्यूक और रेजिन, फिर आप एक रेजिन सीमेंट लोगे और उसको वो जो आपने इनले बनाया है उसको दोबारा से अटैच करने के लिए भी आप एक रेजिन के साथ उसको अटैच करोगे। जैसे मैंने आपको रिपेयर में ल्यूटिंग में बताया कि ल्यूट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए भी आप वो इनले, वो जो कंपोजिट का आपने इनले बनाया था उसको जोड़ने के लिए आप इस तरह दांत में पेशेंट के फिट कर दोगे। ये तो हो गया डायरेक्ट इनले सिस्टम। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनले सिस्टम। इनडायरेक्ट इनले सिस्टम में आप क्या करते हैं कि पेशेंट के मुंह में नहीं उसको बनाते, आप क्या करते हो, पेशेंट आता है कैविटी बनाते हो और मॉडल ले लेते हो, उसका इंप्रेशन ले लेते हो। अब वो मॉडल आप लेके जाओगे, उसके अंदर फिलिंग करोगे और उसके अंदर ही उसकी एडिशनल लाइट क्योरिंग करोगे, जैसे कि ये मॉडल के अंदर बना है, उसको करके फिर उठा के उसी तरह ही आप पेशेंट को दोबारा बुलाओगे और उसी तरह उसकी ल्यूटिंग कर दोगे। आपको अब यहाँ तक समझ आया कि कंपोजिट इनले सिस्टम या रेजिन इनले सिस्टम, इनडायरेक्ट टेक्निक क्या है और डायरेक्ट टेक्निक में क्या फर्क है। तो ये तो हो गया हमारा आई थिंक 6th एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट, यानी कि हमने इसको फिलिंग के अलावा देखे हमने इसको कहाँ कहाँ यूज किया। यहाँ तक आपको समझ आया इनले सिस्टम का। यस मैम, किसी को ना समझ आया हो, डायरेक्ट टेक्निक का ना पता होगा, डायरेक्ट टेक्निक आपने डायरेक्ट पेशेंट के मुंह में की, इनडायरेक्ट टेक्निक आपने मॉडल के ऊपर की, ठीक है, ठीक हो गया। अगर किसी को नहीं भी समझ आता प्लीज डू आस्क, रिपीट करने में कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अभी इनले सिस्टम तो ये होगा हमारा 5th आई थिंक, या 5th या 6th एप्लीकेशन हो गई। आगे अब हमने इसको ल्यूटिंग एजेंट भी हमने पढ़ लिया जोड़ने के लिए। अच्छा जी, एप्लीकेशन सैंडविच टेक्निक। अच्छा, अब सैंडविच टेक्निक क्या होती है।
सैंडविच दिस टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर द कैविटीज रिजाइडिंग, ये इसकी 6 आई थिंक 6th एप्लीकेशन है। इसमें हम सैंडविच टेक्निक इसको क्यों बोलते हैं कि हम इसको कंपोजिट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर द कैविटीज रिजाइडिंग इन डेंटिन दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 2 as the composite makes better adhesive bond with enamel and GIC with dentine। अच्छा, अभी हम आपको जब डेंटल सीमेंट्स पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कि जो ग्लास आइनोमर सीमेंट है ये आपने बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में यूज़ करना है। तो ग्लास आइनोमर सीमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी आप ये याद रखना कि ये जो हमारा टूथ डेंटिन है ना, इसके साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। देखें, वही फिलिंग कामयाब है जिसने बॉन्ड बना लिया दांत के साथ। अगर देखिए आपके पास पेशेंट आएगा ना, वो आपको इस बात से याद रखेगा कि देखो जी फला उस डेंटिस्ट ने मेरी फिलिंग की 10 साल हो गए हैं, ये फिलिंग नहीं निकली। वो क्यों नहीं निकली? वो इसलिए नहीं निकली कि वो बॉन्ड उसका बहुत अच्छा बना था उसके साथ। तो जीआईसी एक ऐसा मटेरियल है जो केमिकल बॉन्ड बनाता है विद डेंटिन, ठीक है। लेकिन कंपोजिट की डेंटिन के साथ उतनी अच्छी अटैचमेंट नहीं है जितनी जीआईसी की है। तो जब क्लास 1 और क्लास 2 कैविटीज हम बनाते हैं ना, तो आपको पता है हम डेंटिन तक पहुंच जाते हैं दांत के। तो हम क्या करते हैं कि पहले जीआईसी को रख देते हैं अंदर। जीआईसी डेंटिन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेगा, उसके ऊपर फिर हम कंपोजिट फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू place type 3 GIC on the floor of the cavity followed by etching and then placement of composite at the top। Such restorations have better strength and retention। रिटेंशन उसमें बहुत अच्छी रिटेंशन, बजाय कि आप पूरा कंपोजिट लगाओ अंदर अंदर तक, तो कंपोजिट का बॉन्ड डेंटिन के साथ इतना अच्छा नहीं है जितना कि कंपोजिट सॉरी डेंटिन जीआईसी का है। तो इसको हम सैंडविच टेक्निक करते हैं कि कुछ केसेस में क्लास 1 और क्लास 2 कैविटी जो कि डेंटिन के अंदर होती है, वहाँ पे हम सैंडविच टेक्निक करते हैं कि हम पहले ग्लास आइनोमर के लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट हैज बेटर अटैचमेंट विद डेंटिन, और फिर हम एसिड एचिंग करते हैं और कंपोजिट को लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सैंडविच टेक्निक। अच्छा, सैंडविच टेक्निक जो है वो अगर आप देखें और कुछ क्लास 5 कैविटी क्लास 5 प्रेपरेशंस आप देखते हैं, वो क्लास 5 कैविटी कहाँ होती है? बिल्कुल जिंजवा के पास। तो वहाँ पे आप जो है कुछ इरोजन्स हो जाती हैं। आप देखें बहुत ज़्यादा जो लोग ये सैंडविच टेक्निक के साथ अगर हम इसको ना भी करें, हम इसको अगर हम अपनी एप्लीकेशंस में जाएं, रिपेयर इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन में आ गया। इनलेज एंड ऑनलेज रिपेयर भी हमने पढ़ लिया, ल्यूटिंग भी हमने पढ़ लिया, प्रिवेंटिव भी पढ़ लिया, कोर बिल्डअप में भी आपको बताती हूँ। इसके अलावा इनके अलावा भी एक और आप इसमें लिखेंगे कि रेजन्स फॉर इरोडेड एरियाज, यानी क्लास 5 कैविटीज। ये क्लास 5 कैविटी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ, होता क्या है कि क्लास 5 जब हम बहुत ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक लेते हैं ना, जैसे कोक या बहुत स्प्राइट बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा, तो उनकी इरोजन हो जाती है बिल्कुल जिंजवा के साथ, ठीक है। वहाँ पे क्लास 5 जो कैविटीज होती हैं उसको हम क्लास 5 कैविटी बोलते हैं। तो ये जो रेजिन्स है ना, ये हम क्लास 5 कैविटीज में भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम सैंडविच टेक्निक में भी यूज करते हैं। तो इरोडेड एरियाज मतलब ज्यादातर इरोजन आप देखेंगे तो जिंजाइवा के मार्जिन के पास होती है, वहाँ पे हम क्लास 5 कैविटी प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे कंपोजिट की रेस्टोरेशन को अप्लाई करते हैं। इनले सिस्टम भी हो गया। और एक और मैं आपको सैंडविच टेक्निक के साथ एक और टर्म मैं आपको बताना चाहती थी, कॉम्पोमर्स की। ये आप नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। बल्कि ये आप आई थिंक शाहीना नुसरत में आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशंस बड़ी डिटेल में दी हुई है, जिस तरह ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप जाके इसको शाहीना नुसरत से इसके पेज नंबर आई थिंक 240 से ऑनवर्ड आपने ये पूरी एप्लीकेशन इसकी पढ़नी है। शाहीना नुसरत से 240 से ऑनवर्ड इसकी आपने एप्लीकेशन पढ़नी है। अच्छा, हम पहुंचे थे सैंडविच टेक्निक पे। सैंडविच टेक्निक हो गई कि हमने इसको जीआईसी के साथ यूज़ किया। अब आप आ जाए कॉम्पोमर्स पे। कॉम्पोमर्स क्या होता है कि अच्छा, सैंडविच टेक्निक तो ये हुआ कि हमने पहले जीआईसी किया और उसके ऊपर हमने कंपोजिट लगा दिया। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि हम जीआईसी को लें और हम कंपोजिट को लें और उनको आपस में मिला दें, उस दोनों मटेरियल्स को आपस में मिला दें, तो हमारे पास क्या होगा कि जीआईसी की जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आ जाएंगी और कंपोजिट की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो भी आ जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पोमर्स, ठीक है। ग्लास आइनोमर
और कंपोजिट के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कंपोमर्स, ठीक है। तो कंपोमर्स आर डिफाइंड एज पोली एसिड मॉडिफाइड रेजिन। जब आप सीमेंट्स पढ़ लोगे ना तो ये उसमें आप कंपोमर्स को पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। सीमेंट्स का चैप्टर बहुत लंबा है, उसमें आपने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ना है कंपोमर्स को। तो कंपोमर्स होते क्या है कि जीआईसी में हम कंपोजिट को मिला देते हैं तो हमारे पास दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। किसी चीज को मिक्स कर लें तो आप कर लें कि जो जीआईसी में अच्छी बातें थी वो भी हमें मिल जाएंगी, जो कंपोजिट में अच्छी बातें थी और जीआईसी में नहीं थी वो भी हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो कंपोमर्स आर डिफाइंड एज पोली एसिड मॉडिफाइड रेजिन कंपोजिट। तो बेसिकली ये भी एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट में आएगा, ठीक है। कंपोमर्स भी एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट में आएगा। ठीक हो गया। तो कंपोमर्स आर डिफाइंड एज पोली एसिड मॉडिफाइड रेजिन कंपोनेंट्स। दीज मटेरियल्स आर सेट टू प्रोवाइड द कंबाइंड बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिट्स एंड ग्लास आइनोमर्स, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन में क्या होगा कि कंपोजिट की भी कंपोजिशन होगी कि बिस्जिमा होगा, टेक डीएमए होगा और अदर, और जो ग्लास आइनोमर में चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूज होता है, इनऑर्गेनिक फिलर्स यूज होते हैं, वो भी इसमें होंगे, ठीक है। Compomers combine the advantages of glass ionomer cement with those of light curing composite resins. Compomers have low modulus of elasticity, low compressive strength, low fracture toughness and hardness as compared to hybrid composites. अच्छा, उस जीआईसी मिलाने की वजह से कंपोजिट की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्रोमाइज भी हो जाती हैं। जैसे जो कंपोजिट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जब हम जीआईसी मिलाते हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कुछ कॉम्प्रोमाइज भी हमें करना पड़ेगा कुछ चीज़ों पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी फ्रैक्चर, लेकिन कंपोमर्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ सब डिग्री ऑफ फ्लोराइड रिलीज। अच्छा जी, जीआईसी की मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी। एक तो ये कि ये केमिकली कंबाइन करता है डेंटीन के साथ। एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये फ्लोराइड को रिलीज करता है। फ्लोराइड को रिलीज करने से क्या होता है कि केरीज जो है, किसी भी दांत में केरीज को बचाने के लिए आपने ये एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं जी फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट है जी, फ्लोराइड वाली। क्यों? फ्लोराइड ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे दांत को रेजिस्टेंट करता है टू केरीज। तो जीआईसी एक ऐसा मटेरियल है जो फ्लोराइड रिलीज करता है और विच मेक द टूथ रेजिस्टेंट टू केरीज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाता है कंपोमर्स का कि have the advantages of some degree of fluoride release, however strength, aesthetics and wear resistance are of less value than copper but more than glass ionomer cements। यानी कि इन दोनों के दरमियान में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। Compomers do not bond to tooth, therefore acid as technique and separate। अच्छा, अब आप कहेंगे जी इसके लिए हमें बॉन्डिंग एजेंट नहीं चाहिए। नहीं, जीआईसी के अंदर ये टेंडेंसी थी केमिकल बॉन्ड बनाने की, लेकिन कंपोजिट में तो नहीं थी। तो हमें वही प्रोटोकॉल जो हम कंपोजिट की बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वही कंपोमर्स की बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं। और कंपोमर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं, फिशर सीलेंट्स के तौर पे भी इसको आप यूज करते हो, ऑर्थोडोंटिक बैंड्स को जोड़ने के लिए यूज करते हो, क्लास 5 रेस्टोरेशंस के लिए यूज करते हो, ठीक है। कंपोमर्स का भी फिलहाल आप सिर्फ ये इतनी बातें याद रखें, जब सीमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको एसिड एच जितनी भी एप्लीकेशंस बताई हैं एसिड एच टेक्निक के पे जाने से पहले थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि कोई टेक्निक आपको ना समझ आई हो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5 कैविटीज में एज ए रेस्टोरेशन यूज होता है। फिर हमने पढ़ा इसको हम प्रिवेंटिव मटीरियल्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा ल्यूटिंग एजेंट यानी जोड़ने के लिए रेस्टोरेशन को यूज कर सकते हैं, जिसमें क्राउन्स, पोर्सलिन क्राउन्स आ जाते हैं, इनलेज आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम इसे एज ए इनले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक्निक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, इनले रेजिन्स जो है, इनले सिस्टम जो है। फिर हमने पढ़ा हम इसको विनेयर्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखें, कंपोजिट हैज ए वाइड एप्लीकेशंस इन डेंटिस्ट्री, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एज ए सैंडविच टेक्निक भी विद जीआईसी यूज करते हैं, हम इसको कंपोमर्स के तौर पे भी यूज करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई भी टेक्निक नहीं समझ आई, एप्लीकेशन नहीं समझ आई, तो आई कैन रिपीट इट। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। आपको कुछ नहीं समझ आया? कोई एप्लीकेशन जिसमें आपको, ये आपने जाके शाहीना नुसरत में पेज नंबर 240 ऑनवर्ड आई थिंक इसकी एप्लीकेशन है, ये आपने जाके इसको बड़ी डिटेल में दिया हुआ है।
काइंडली मुझे आप बताएं, फीडबैक दें, तो मैं आगे जो इसको बस फाइंड अप करूं। बस आज हमारा यही टॉपिक था। क्लासिफिकेशन आपने मैंने आपको बताया पेज नंबर 279 फिलिप्स में सिर्फ याद करनी है, अच्छी तरह उसकी इंडिकेशंस याद करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। और आपको कुछ ना सीरत आपको नो मैम आपने लिखा, आपको क्या नहीं समझ आया, कोई चीज़ नहीं पॉइंट समझ आया तो प्लीज़ डू आस्क। किसी पॉइंट में कोई मसला आया प्लीज़ मुझसे पूछे, हो सकता है मैं उसको ना ठीक से बता सकी हूँ। कौन सी एप्लीकेशन नहीं समझ आई है आपको? किसी एक स्लाइड को रिपीट करना है तो बता दें। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं, अगर आप लोग कहते हैं तो एसिड टेस्ट टेक्निक को थोड़ा सा बता दूं। मुझे लगा कि आप लोगों के लिए चीज़ें नहीं है तो आपको मुश्किल ना लग रही हो। जब आप क्योंकि मुझे डॉक्टर मेहरीन ने बताया था कि उन्होंने आपको शायद स्टेप्स ऑफ कंपोजिट प्लेसमेंट नहीं बताया, ठीक है, कि कंपोजिट्स को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। एम आई राइट? आपको एसिड टेस्ट टेक्निक का पता है, एसिड टेस्टिंग का, बॉन्डिंग का और इसका, कि कंपोजिट को आपने दूध के अंदर रखना कैसे है? ब्रीफली अगर आप कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली इन 1 to 2 मिनट्स आपको बता दूं। अच्छा, एसी टेस्ट टेक्निक देखें, आपके पास आपने कंपोजिट किट, मैंने किट आपको मैंने बताया कि इसकी एक पूरी किट होती है कंपोजिट की, ठीक है। हमने आपको मटेरियल लैब में भी दिखाई थी। एक तो फिलिंग मटेरियल होगा, ठीक है, साथ उसके ना एक इंसुरेंट सी रखी होगी, उसको कहते हैं एसिड एजेंट, ठीक है। फिर उसके साथ एक छोटी सी बॉटल पड़ी होगी, बॉन्डिंग एजेंट। सबसे पहले आप क्या करते हो, पेशेंट आपके पास आता है एंटीरियर फिलिंग के साथ, कैविटी को केरीज को रिमूव करते हो। रिमूव करने के बाद आप उसके ऊपर 30 से 60 सेकेंड्स तक, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइम है, एसिड एजेंट जो कि सिरिंज में है उसको अप्लाई कर देते हो। एसिड एजेंट क्या करता है कि वो दांत के अंदर पोर्स बना देता है, छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े, माइक्रोस्कोपिक पोर्स बना देता है, ठीक है। फिर आप वो 60 सेकंड में उसको वॉश करते हो। वॉश करके उसको ड्राई करते हो तो उसके अंदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। उन पोर्स का क्या फायदा होता है कि जब हम कंपोजिट को लगाते हैं ना, तो कंपोजिट्स उसके उन पोर्स के अंदर फ्लो कर जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बॉन्ड बन जाता है कि वो कंपोजिट उसके अंदर जब चला जाएगा दांत के अंदर, तो वो उसके से बड़ा एक बड़ा मजबूत किस्म का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो उसको मैकेनिकल बॉन्ड, नॉट केमिकल, यानी मैकेनिकल अटैचमेंट हो जाएगी। अब उसके बाद जब आपने एसिड एजेंट को रिमूव कर दिया, आपने उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, वो छोटी सी बॉटल होगी। बॉन्डिंग एजेंट को भी लाइट क्योर करना पड़ता है, फिर आप उसको लाइट क्योर करोगे फिर कंपोजिट लगाओगे, ठीक है। ये है इसका टेक्निक ऑफ प्लेसिंग द कंपोजिट। ये भी आपने जाके बुक से एसिड टेस्ट टेक्निक पढ़ना है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड टेस्ट टेक्निक, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंने फ्लोएबल हाइब्रिड कंपोजिट आपने पढ़े, ठीक है। डॉक्टर मेरीन ने आपको बताया होगा माइक्रोफिल्ड मैक्रोफिल्ड कंपोजिट। आपने ये पढ़ना है जाके कि मैक्रोफिल्ड हम कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में दूध के यूज करते हैं, माइक्रोफिल्ड किन किन एरियाज के यूज करते हैं, हाइब्रिड कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अच्छा, हाइब्रिड की ना दो और टाइप्स है। हाइब्रिड की ना, असल में आज हमने ये सोचा था कि आपको कंपोजिट में जो जो चीजें रह गई हैं वो आपको करवाएंगे, क्योंकि आज हमने इसको खत्म करना है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड कंपोजिट्स में ना आपने हाइब्रिड में लार्ज पार्टिकल फिल्ड पढ़े, मिडी फिल्ड पढ़े, स्मॉल पार्टिकल फिल्ड पढ़े। इसके अलावा एक पैकेबल कंपोजिट, हो गया टाइम? 10 मिनट है अभी, 10 मिनट है, हाँ। इसमें ना पैकेबल है और फ्लोएबल है, ठीक है। तो पैकेबल कंपोजिट्स देखिए, जब आप एक कंपोजिट लेंगे ना, आप देखेंगे कि पोस्टीरियर फिलिंग के लिए ना आपको लो वियर, लो श्रिंकेज और बड़ा हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट चाहिए। तो वो बिल्कुल मिलता जुलता जो है ना, वो उसके हम बनाते हैं अमेलगम की तरह। हाइब्रिड का कंपोजिट उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। These materials were impeccable, जो composites were introduced in 1990s to provide resin components, composites that enable clinicians to apply techniques similar to those used for amalgam restorations. जिस तरह हम amalgam restorations को रखते हैं ना दांत के अंदर, उसी तरह हम composite restorations को place करेंगे। The packable characteristics derived from, अच्छा, अब ये packable characteristics कैसे उसके अंदर आएंगी, कि वो किस तरह हम उसको इतना थिकेंड बनाएंगे, उसकी कंसिस्टेंसी
बनाएंगे, दीज आर डिराइव फ्रॉम इंक्लूजन, उसके अंदर हम इलोंगेटेड फाइब्रस फिलर पार्टिकल्स डालेंगे ऑफ 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, विद पोरस फाइब्रस एंड टेक्सचर्ड फिलर पार्टिकल्स एज लॉन्ग एज 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ that are tend to interlock and resist flow, यानी कि जो उसकी विस्कोसिटी को गाढ़ा कर देंगे और उसको फ्लो करने से रोकेंगे, तो वो थोड़ा सा टेक्सचर उसका अमेलगम की तरह हो जाएगा. दिस कॉजेज द अनक्योर्ड रेजिन्स टू बी स्टिफ एंड रेजिस्टेंस टू स्लम्पिंग येट मोल्डेबल अंडर द फोर्स ऑफ अमेलगम, और उसको आप कंडेंसर के जरिए दांत के अंदर पैक कर सकोगे, जैसे आप अमेलगम को करते हो, पैकेबल एंड कंडेंसेबल लाइक अमेलगम इन क्लास 1 एंड 2 रेस्टोरेशंस. और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दैट आर वियर रेजिस्टेंट, दैट इज लो वियर होगी, इसमें लो श्रिंकेज होगी और हाई डेप्थ ऑफ क्योर होगी. ठीक है, ये पैकेबल कॉम्पोजिट्स हुए. फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स क्या हुए, फ्लोएबल कॉम्पोजिट जिनकी विस्कोसिटी कम होगी. कि पैकेबल में हमने पढ़ा कि हमें हाई विस्कोसिटी रिक्वायर्ड है ताकि हम उसको कंडेंसर की तरह पैक कर सकें, और फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स में हमें लो विस्कोसिटी रिक्वायर्ड है ताकि वो एरियाज में फ्लो कर सके, नॉन एसेसिबल एरियाज में. ठीक है, ये भी हाइब्रिड कंपोजिट की टाइप है. ठीक है, और दीज रेजिन्स हैव रिड्यूस्ड फिलर लेवल सो एज टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंसी, इसमें हम फिलर लेवल को कम रखेंगे टू प्रोवाइड अ, देखिए फिलर लेवल कम रखेंगे तो विस्कोसिटी लो होगी ना. that enables the material to flow readily, spread uniformly and intimately adapt to a cavity form to produce a desired dental anatomy. The reduced filler makes them more susceptible to wear but improves the clinician's ability to form a well-adapted cavity base or liner, especially in class 2 posterior preparations. Because of their greater ease of adaptation and greater flexibility as a cured material, flowable composites are useful in class 1 restorations in gingival areas. ठीक है, that they have low modulus of elasticity, that is low stiffness, high shrinkage होगी, और चूंकि इसमें फिलर कंटेंट बहुत कम होगा तो इसमें श्रिंकेज ज़्यादा होगी और इसमें वियर रेजिस्टेंस भी कम होगी. देखिए फिलर कंटेंट जिसमें भी हम ज़्यादा डालते हैं उसमें श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है और वियर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, लेकिन हमने चूंकि हमने इसको फ्लो करवाना है, कुछ ऐसे एरियाज में हमने इसकी विस्कोसिटी कम रखनी है जिसका फिलर कंटेंट कम होगा, तो इसमें लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, हाई श्रिंकेज होगी और लो वियर रेजिस्टेंस होगी. सो आपने हाइब्रिड कंपोजिट में फ्लोएबल और पैकेबल कंपोजिट्स को भी याद करना है. ठीक है, और फ्लोएबल कंपोजिट्स आर इंडिकेटेड फॉर एप्लीकेशन इन विच देयर इज पुअर एक्सेसिबिलिटी, यानी जहां पे आप कंडेंस कंपोजिट्स को कंडेंस नहीं कर सकते तो हम चाहेंगे वो खुद ही फ्लो कर जाए उन एरियाज में, छोटे छोटे से एरियाज में. तो वेयर देयर इज पुअर एक्सेसिबिलिटी, जहां पे आप एक्सेसिबिलिटी ना हो, और लिटिल और नो एक्सपोजर टू वियर, एंड फॉर एप्लीकेशन इन विच एक्सीलेंट अडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड, जहां आप चाहते हो कि वो बड़ा अच्छा अडेप्ट हो जाए दांतों के साथ, तो वो खुद फ्लो करेगा तो अच्छी तरह अडेप्ट करेगा ना. The properties and clinical uses of flowable composite are similar to those for use compomers के साथ इसकी properties resemble करेंगी. ठीक है, इरशाद इनको अनम्यूट कर दें ताकि मैं इनसे क्वेश्चन कर सकूं. अनम्यूट करें अब आप. कोई क्वेश्चन पूरे कंपोजिट जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें आप कुछ भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जो डॉक्टर मेहरीन ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, कोई मुश्किल है. देखिए टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स तो आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा कि इसका फिलर्स की साइज क्या है, कितने परसेंट आपने लोडिंग की है. जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हो फ्लोएबल में सिर्फ 42 से 50 टू 40% लोडिंग है. इस तरह आपने सारे कंपोजिट्स की टाइप में इसकी फिलर्स की मेजरमेंट भी याद करनी है और वो कितने परसेंट हमने रेजिन डाला हुआ है. ठीक है, तो एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन from this lecture, from the previous lectures on composites, any question? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन नहीं है हुमा? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं. आपको सब समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आया?
अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच क्लास। आपने कंपोजिट को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। टेबल आपने इसका लाजमी याद कर लेना है, 279 पेज ऑफ फिलिप्स, और इसकी एप्लीकेशन आप शाइना नुसरत से देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा आई डोंट नो कब है, अब शायद सीमेंट्स पे आपका स्टार्ट हो जाए। डेंटल सीमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपोजिट को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप CR या GR को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, रिपीट कर दूंगी, कोई भी स्लाइड शेयर करनी हो, कुछ भी करना हुआ। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और जो भी मसला हो डू शेयर विद मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज।